कहते हैं इंसान जब कभी लालच में पड़ता है तो उसी लालच में पड़कर वह सही और गलत का भी तरीका भी भूल जाता है, लेकिन जब तक उस व्यक्ति को होश आता है तब तक उसकी दुनिया तो उजड़ चुकी होती है। उजड़ने की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार एकदम तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी का ही जबलपुर ज़िला लगता है, और ठीक उसी का पानगर एक थाना लगता है, और उसी में मझला गांव पड़ता है। और उसी मझला गांव के ही रहने वाले होते हैं नरेश मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है उषा मिश्रा, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास होता है। नरेश मिश्रा का टोटल एक बेटा ही होता है, जिसका उम्र 13 साल, जिसका नाम रवि होता है। रवि पास ही एक स्कूल होता है, उसे में पढ़ाई करने के लिए रोज़ आया जा करता था। लेकिन नरेश मिश्रा जो होता है अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए खुद अपने ही पैसे से एक बोलेरो लेता है, और उसी बोलेरो को लेकर किराए में यूज़ किया करता था, जिस वजह से उसके पास पैसे आते और उसी पैसे की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी चल पाता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 10 जनवरी 2022 का ही शाम का लगभग वही 7 बजे के आसपास टाइम होता है। तो नरेश मिश्रा अपने घर आता है वही बोलेरो लेकर, और साइड में बोलेरो खड़े करने का एक स्थान होता है, उसी स्थान पे ले जाकर बोलेरो को खड़ा कर देता है और तुरंत ही घूमकर घर से बाहर निकलने लग जाता है। लेकिन उषा की जो नज़र होता है वह नरेश के ऊपर चला जाता है। नरेश को देखती है, कहने लग जाती कहाँ पर जा रहे हो, खाना तैयार है, खा के तो जाओ। नरेश अपनी पत्नी से कह देता है कि तुम खाना बना के तैयारी कर लो पूरा और रख लो, हम कुछ ही मिनट के बाद लौट आएंगे। और यही बात कहकर वहाँ से अब नरेश मिश्रा तुरंत चला जाता है। लेकिन उषा सोच लेती है कि बस करो, वह अपने यार दोस्तों के साथ नशेड़ी ही करने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि उनका रोज़ का यही आदत होता है, और जब भी आएंगे तो लड़खड़ाते हुए आएंगे। लेकिन उषा अपने जुबान पर कुछ ऐसी बात कहते कहते जब वह समझ जाती कि वह हमारी बात नहीं सुनने वाले हैं, तुरंत अपने काम में उलझ जाती है। लेकिन शाम हो जाता है, रात निकल जाता है, लेकिन तब भी नरेश मिश्रा अपने घर लौटकर वापस नहीं आता है। अब सुबह का टाइम होता है तो उषा मिश्रा अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं, अपने पति के बारे में बताते हैं। पड़ोसियों को पता होता है कि आखिर नरेश की आदत क्या है। उषा से कह देते हैं कि हो सकता है टल्ली होने की वजह से कहीं किसी के घर पड़ा हो, जाओ अपने घर आराम से अपने काम में लगी पड़ी रहो। उषा यह बात सुनती है, अपने काम में तो लग जाती है, लेकिन देखती कि अभी तक 2 घंटे बीतने का वक्त आ गया, लेकिन अभी तक लौट के तो आए नहीं, क्योंकि सूरज पूरी तरह से सर पर चढ़ जाता है। उषा को चिंता होने लगता है, होने की वजह से अपने आस पड़ोस के पास दोबारा जाती है, उनको बताती है, उनको साथ लेती है, तो इधर अपने पति की तलाशी करती है। ऐसी तलाशी करते करते पूरा का पूरा दोपहर का टाइम हो जाता, लेकिन नरेश तब भी घर लौट के नहीं आता। उधर उसका अपना बड़ा बेटा, एक इकलौता जो बेटा होता है, इधर रवि भी अपने पिता की तलाशी करता है। वह भी जहाँ पर उसके पिता आए जा करते थे वहाँ पर जाता है, पता करता, लेकिन वहाँ पर भी नहीं आते। अब ऐसे लगभग शाम के आसपास टाइम होने को हो जाता है, तो ईसा अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेती है और अपने थाने पानगर में जाती है। वहाँ के थाना प्रभारी आर.के. सोनी वहीं बैठे होते हैं। उन्हीं के सामने उषा मिश्रा खड़ी हो जाती है और अपने पति के बारे में कहने लग जाते कि साहब हमारे अपने पति है नरेश मिश्रा, जो कल शाम को बोलेरो घर छोड़कर कहीं बाहर चले गए, लेकिन पूरी रात है वह साहब नहीं लौटे। सुबह के टाइम हमने उनकी तलाशी की, लेकिन तब भी नहीं लौट मिले। साहब हमें शंका हो रहा है कहीं हमारे पति के साथ कुछ अनहोनी तो ना हो गया। वह तो ड्राइवरी का काम करते हैं साहब, उन्होंने अभी यही नया बोलेरो भी लिया है। उनके पास 1 एकड़ खेत पड़ा होता है, उसी खेत को बेच कर लेते हैं साहब और वही चलाने लग जाते हैं। लेकिन हाँ साहब, एक नशेड़ी किस्म के होते हैं। और कल सुबह के ही टाइम में
वह अपने कुछ यार दोस्तों के साथ बैठकर गांव के बाहर जो पुलिया है उसी पुलिया पर कुछ कारणवश उनसे झगड़े तकरार हो जाते हैं। साहब हमें शंका है, हो सकता है उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया हो। अब पुलिस यह बात उषा से सुनती है। सुनने के बाद उषा की तहरीर पर उसका जो अपना पति होता है नरेश मिश्रा का ही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। उषा अपने घर चली आती है, अपने बेटे रवि को लेती है और काफ़ी गांव में जाती है, अपने पति की तलाशी करती है। लेकिन तलाशी करते करते पुलिस का भी पूरा दिन निकल जाता है और इधर उषा को भी पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन नरेश अपने घर लौटकर अब नहीं आ पाता। लेकिन तभी दूसरे दिन यानी कि 12 जनवरी 2022 का ही सुबह का लगभग 10 बजे का आसपास टाइम होता है। तो उसी वक्त एक व्यक्ति वहाँ थाने में बैठे RK सोनी होते हैं, उन्हीं के पास फ़ोन करता है। कहने लग जाता कि साहब हम मझला गांव से ही सुख चैन गोटिया बोल रहे हैं। साहब हमारे गांव से लगभग 50 मीटर दूर लेलखाड़ा जो रोड पड़ता है उसी रोड के ही बगल अशोक पटेल का खेत है। उसी खेत में इधर साहब नरेश मिश्रा का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। अशोक वह व्यक्ति होता है जो ठीक नरेश मिश्रा का ही भतीजा होता है। लेकिन जैसे ही पुलिस इधर नरेश मिश्रा के बारे में जानकारी पाती है, पाने के बाद एक सनसनी आती है, क्योंकि नरेश मिश्रा का जो सर मिला हुआ था अशोक के खेत में मिला हुआ था। अशोक कोई साधा इंसान होता नहीं है, वह ठीक जो आधार ताल में ही CSC के यहाँ एक लीडर का काम किया करता था। लेकिन थाना प्रभारी जैसे आप बात जानने के बाद तुरंत एक्शन में आते हैं और इसकी सूचना डायग्नोस्टिक की टीम को देते हैं, फोरेंसिक टीम को देते हैं, बड़े अधिकारी को देते हैं। देने के बाद मझिला गांव में पहुंचते हैं और अशोक के खेत में जा धमकते हैं। देखते हैं कि भीड़ तो लगा हुआ है, लेकिन भीड़ को हटाया जाता है। भीड़ के ही अंदर एक व्यक्ति का कटा हुआ सर पड़ा होता है, जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। चेहरे पहचान में नहीं आते हैं। थाना इंस्पेक्टर वह घटनास्थल पर जब निरीक्षण कर रहे होते हैं तो आज जानना चाहते हैं कि आखिर इसका पूरा का पूरा जो धड़ है वह पड़ा कहाँ है। थाना प्रभारी कुछ सिपाहियों को आदेश देते हैं और उसी वक्त अब पूरे धड़ की तलाशी करवाते हैं। ऐसे तलाशी करते करते लगभग आधे घंटा का वक्त बीत जाता है। लेकिन वहाँ से लगभग कुछ ही दूर पर एक झाड़ी होता है। उसी झाड़ी में इधर एक व्यक्ति का पूरा धड़ पड़ा होता है। वह धड़ देखकर काफ़ी लोग अजमे पड़ जाते हैं, जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस करीब जाने के बाद गांव के कुछ सदस्य होते हैं और देखते हैं उस पूरे यह धड़ को पहचान लेते कि साहब यह जो धड़ है ठीक हमारे ही इसी गांव का ही रहने वाला है, नरेश मिश्रा की धड़ है। पुलिस टीम जैसे सुनती नरेश के बाद उसकी टीम बिना देर किए और इसकी जो सूचना होता है उधर नरेश की जो अपनी पत्नी होती है उषा मिश्रा को सूचना भेजवा देती है। उषा मिश्रा और साथ में इधर उसका अपना बेटा रवि खबर पाते ही उसी धड़ अफसर के पास बैठ जाते हैं। वहीं पर दहाड़े मारकर चिल्ला फटते हैं। पुलिस की टीम के सामने डॉग स्क्वाड की टीम भी आ जाती है और CRPF की टीम भी आ जाती है। अपने हिसाब से जांच पड़ताल भी करना शुरू कर देती है। काफ़ी जो व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ भी किया जाता है, लेकिन पूछताछ करते ही इधर जो होती है उषा वहीं पर खड़ी हो जाती, कहने लग जाती कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया, ठीक जो 10 जनवरी को सुबह के टाइम पुलिया पर खड़े जितने व्यक्ति सोचे झगड़े तकरार हुए थे उसी में से कोई व्यक्ति हमारे पति के पीछे पड़ गया होगा, उसी ने हमारे पति का बेरहम तरीके से हत्या की होगी। थाना प्रभारी यह बात उषा के द्वारा सुनने के बाद उसके बात पर आते हैं और एक्शन लेना शुरू कर देते हैं और बॉडी का वहीं पंचनामा भरकर उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में भिजवा देते हैं। पुलिस की टीम जब घटनास्थल का निरीक्षण कर रही होती देखती कि सामने पड़ा हुआ जो झाड़ी, उसी झाड़ी में 2 शराब की खाली बोतलें होती हैं और खाली गिलास भी पड़ी होती है। पुलिस को यकीन हो जाता बस करो यहाँ पर नरेश मिश्रा के साथ कोई करीबी रहा होगा जो बहला फुसला कर यह सारा कारनामा कर गया होगा, क्योंकि उसी इलाके में अभी 2 घटनाएं ताज़ा पुलिस के सामने निकल के आई थी जो पूरी तरह से प्रेम प्रसंग से उमड़ा हुआ होता है। पुलिस को यह भी जो मामला था प्रेम प्रसंग का लगने लग जाता है और पुलिस की टीम इधर इस केस की जांच पड़ताल के लिए लग जाती है। और सबसे पहले उषा के ही उस बात में आकर पुलिस की टीम उन 5 को जाकर उनके ही घर से उठाती है और थाने में ले आती है। उनसे पूछताछ किया जाता है, लेकिन जब पूछताछ पुलिस शुरू कर देती है तो पुलिस के सामने वह जो 5 व्यक्ति होती हैं बड़ी चौंकाने वाली बात रख देते हैं। कहने लग जाते हैं कि साहब हमारे ही गांव का रहने वाला नरेश का ही एक अपना जिगरी यार है अखिलेश विश्वकर्मा, जो कल यानी कि लगभग 10 जनवरी को रात को वही 8 बजे के आसपास गांव के बाहर नरेश के साथ इधर
अखिलेश विश्वकर्मा देखा गया था। और पुलिस के सामने जैसे यह बात पाँचों रखते, पुलिस की टीम जो होती है अब बिना टाइम गंवाए सबसे पहले नरेश के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाल लेती है। जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी नंबर से पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि बस करो, शाम के टाइम 7 बजे के आसपास जो कॉल किया गया था वह कॉल सिर्फ ही अखिलेश विश्वकर्मा का ही था। लेकिन पुलिस की टीम इधर अखिलेश विश्वकर्मा के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल पे देख लेती है। उसी डिटेल में एक नंबर चौंकाने वाला निकल के आ जाता है। वह नंबर किसी और का नहीं होता है, वह नंबर नरेश मिश्रा का ही अपनी पत्नी होती है उषा मिश्रा, जिस नंबर पर अखिलेश विश्वकर्मा का कई महीनों से उस नंबर पर कई बार बात हुआ करते थे। लेकिन घटना वाली शाम को भी और साथ में रात को लगभग 11 बजे के आसपास उस नंबर पर 5 मिनट बात हुए थे। पुलिस का जो शंका होता है अब जाकर उन 5 व्यक्तियों के ही तहरीर पर इधर अखिलेश विश्वकर्मा के ऊपर यकीन बदल जाता है। अब पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए इधर जाती है। ठीक 18 जनवरी साल 2022 के ही दिन रात के टाइम अखिलेश विश्वकर्मा को उसके घर से धड़ दबोच से थाने ले आती है। लेकिन पुलिस की टीम जब अखिलेश विश्वकर्मा से थाने में बैठाकर पूछताछ शुरू कर देती है तो अखिलेश विश्वकर्मा पुलिस के सामने पहले इधर उधर की बात करता है। पुलिस को काफ़ी बलगलाता है, लेकिन पुलिस को जैसे ही देखता है, देखने के बाद उसके हुक्म बके गुम होना शुरू हो जाते हैं। अब पुलिस सख्ती दिखाती है, दिखाते ही पुलिस के सामने इधर बिना टाइम गंवाए अखिलेश विश्वकर्मा नरेश मिश्रा का हत्या का राज खोलते हुए सबको चौंका जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है, इससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है वह एकदम दहल सा जाता है। असल में ठीक इस घटना की जो शुरुआत होती है ठीक 7 साल पहले होता है, साल 2015 का ही। नरेश मिश्रा अपने माता पिता का इकलौता बेटा ही होता है जो पानगर में ही एक मौके पर ट्रक ड्राइवरी का काम किया करता था और उसी की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आते जाते थे। परिवार में उसका काफ़ी मान सम्मान भी हुआ करता था। उसके माता पिता इधर उससे बड़े खुश रहते थे। लेकिन तभी एक दिन ट्रक लेकर लौट ही रहा था अपने गांव की तरफ, तभी नरेश मिश्रा और कटनी जैसे ही गांव के करीब पहुंचता तो देखता एक ढाबा है। उसी ढाबे पर रुकने की भरपूर कोशिश करता और वहीं पर खड़ा हो जाता, सोचने लग जाता है यहाँ से कुछ खा पी कर निकला जाएगा आराम से घर के लिए। और ढाबे पर रुक जाता है, नाश्ता पानी करना शुरू कर देता और कर भी लेता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर चारपाई रखा था उस पर बैठता है, सोने के लिए अपने सर को अड़ंगा मारता है तो उसी वक्त उसके सामने एक युवती आती है और हाथ में गिलास होता है। वह कहने लग जाती है कि उस्ताद आज जी आप यह पानी लीजिए। लेकिन जैसे नरेश की नज़र उस युवती पर पहुँचती देखकर एक ही नज़र में उस युवती का दीवाना हो जाता है। वह युवती कोई और नहीं होती है, वह युवती यही होती है, उषा कुशवाहा ही होती है। उषा कुशवाहा का एक अपना पति भी होता था, उसका एक अपना 6 साल के बेटा भी था। लेकिन उसका जो अपना पति होता ठीक नशेड़ी होने की वजह से उषा के साथ काफ़ी दिनों से मार पिटाई कर रहा होता है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। इसी वजह से उषा परेशान हो जाती है। परेशान होने की वजह से अपने पति से छुटकारा पाने के लिए अपने ही मायके चली आती है। लेकिन अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए काम की तलाशी करती है। सोचने लग जाती है क्यों न अपने बेटे का भविष्य बनाया जाए और उसी बनाने के लिए काम की तलाशी करती है। और ढाबे पर उसका काम मिल जाता है और वहीं जाकर लोगों को नाय पास्ता करवा भी देती है। और जब उसका काम करने लग जाती है तो उस ढाबे पर काफ़ी लोगों का उठना बैठना हो जाता है। लेकिन इधर नरेश जैसे ही उषा की खूबसूरती को देखता, भले एक बच्चे की माँ होती है लेकिन देखकर वहीं नरेश दीवाना सा हो जाता है। इतना दीवाना सा हो जाता है कि नरेश अब उषा को पाने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाना शुरू कर देता है। उसी दिन से जब भी ढाबे की तरफ गुजरता तो ढाबे पर अपनी ट्रक रोकता और जाकर ढाबे में घुसता और चाय नाश्ता के बहाने उषा से बात करना शुरू कर देता। लेकिन उषा के भी कुछ अपनी ज़रूरत होती है क्योंकि काफ़ी सालों से पति की दूरी उषा की कुछ और मन्नतें मांग रही होती है। लेकिन उषा को भी लगने लग जाता है कि हमारे लिए नरेश मिश्रा एकदम परफेक्ट है। लेकिन तब एक दिन नरेश मिश्रा अपने अंदर हिम्मत जुटाता और खुद जाकर अपने ही प्यार का इजहार उषा के सामने कर देता और शादी का प्रस्ताव भी रख देता। लेकिन उषा जैसे ही यह बात सुनती है एकदम सहम से जाती है और नरेश से कहने लग जाती है कि हमारी तो शादी हो चुकी है, हमारा अपना पति भी है और एक 6 साल का बेटा भी है। यह बात सुनने के बाद एक बार नरेश तो चौंकता है लेकिन कहने लग जाता है ठीक इसमें कोई बात नहीं, तुमने अपने पति से दूरी तो बना लिया है, अब हमारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी बीतेगी। उषा भी सुनते उसको भी लगने लगता है एकदम सही बात है। अब उषा इधर नरेश की बातों में आ जाती है और उसी दिन से उषा और नरेश दोनों मिलकर शादी का फैसला लेते हैं और लेते ही दोनों शादी की तैयारी भी कर देते हैं और शादी भी जाकर एक मंदिर में रीति रिवाज के तहत कर लेते हैं।
नरेश उषा को अपने साथ और साथ में उसका अपना जो बेटा होता है 6 साल को उषा लेती है। लेने के बाद नरेश के घर जाती है, लेकिन नरेश के घर परिवार वाले जैसे ही जान पाते हैं तो एकदम सन्न रह जाती है कि आखिर गैर बिरादरी की जो लड़की है आखिर इस हमारी बिरादरी में कैसे रहेगी। लोग तरह तरह की ताने नरेश के घर परिवार को देना शुरू कर देते हैं। नरेश के माता पिता भी परेशान हो जाते हैं और नरेश को काफ़ी समझाते बुझाते हैं, यहाँ तक झगड़े तकरार भी नरेश कर लेता है। लेकिन नरेश अपने पिता की बात नहीं मानता और ख़ुद अपनी नई पत्नी यानी कि उषा को अपने साथ और उसके बेटे को साथ लेता अपने घर में पत्नी बनाकर अब रीति रिवाज के साथ रहना शुरू कर देता है। कुछ समय तो अच्छा बीतता है। इधर नरेश की पत्नी उषा भी खुश रहती है, उसके माता पिता भी नरेश से काफ़ी खुश भी रहते हैं। लेकिन जब समय बीतने लग जाता है तो इसी बीच नरेश के माता पिता एक ऐसी बीमारी से जूझ पड़ते हैं कि नरेश के माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और नरेश घर में अकेला पड़ जाता है। पढ़ने की वजह से पूरे प्रॉपर्टीज़ का मालिकाना हक पा जाता है और उसके नाम कुछ दिन बाद प्रॉपर्टीज हो जाती है। उषा भी लगने लगता है कि उन्हें अपने पति से कैसे ना तैसे कहकर अपने बेटे के नाम कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा करवाया जाए। अपने पति के ऊपर दबाव मारते, लेकिन उसका जो पति होता ठीक समय के हिसाब से शराब का आदी बन जाता है और जब भी घर आता तो शराब पी कर आता और इसी वजह से अपने परिवार पर ना ध्यान देकर सिर्फ अपने पर ध्यान देता है। अब इसी को लेकर उषा अब अपने पति से झगड़े तकरार करती है, अपने ज़िंदगी से काफ़ी तंग सी आ जाती है। वह सोच बैठती कि आखिर हमने जिसके लिए अपने पति को छेड़ा आखिर वह हमारे लिए कैसा रिश्ता कर रहा है। यह सब सोच साझ कर उधर उषा परेशान हो जाती, लेकिन अब क्या कर भी सकती थी। लेकिन जब भी उषा इधर नरेश को बोलती शराब के लिए तुरंत आकर अपनी पत्नी को वहीं पर पिटाई कर देता और वहीं से परेशान हो जाती। लेकिन कैसे ना तैसे कर ज़िंदगी का 5 साल का तो बीतने का हो जाता है। लेकिन इसी बीच नरेश का एक अपना लंगोटिया यार होता है जो गांव का ही रहने वाला होता है, अखिलेश विश्वकर्मा। अखिलेश विश्वकर्मा के अपने पिता होते हैं गिरजा प्रसाद विश्वकर्मा, उसके अपने माता भी होते हैं, उसके ठीक एक अपनी बहन भी होती है। लेकिन इधर अखिलेश विश्वकर्मा किसी की भी नहीं अपने घर में सुनता था, क्योंकि वह एक नशेड़ी किस्म का आदमी था। इसके लिए उसके लिए जब रिश्ते आते थे वह रिश्ते टूट जाते थे, जिसकी वजह से उसकी उम्र भागती चली जाती है, 32 साल की उम्र हो जाता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी और अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए एक रंगीन मिजाज आदमी बन जाता है और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजार जाता था। लेकिन हाँ, शाम के टाइम में शराब की लत ज़रूर पूरी करनी होती थी और इसी बीच जाकर नरेश से दोस्ती हो जाता, क्योंकि नरेश के पास पैसे आते थे और फ्री का नरेश से शराब पीने को मिल जाता था और इसलिए नरेश से दोस्ती का हाथ बढ़ता और नरेश भी दोस्ती के लिए हाथ बढ़वा देता है और नरेश इधर अखिलेश के बीच दोस्ती हो जाता है और यही दोस्ती चलने लग जाता। समय तो बीतने लग जाता है, लेकिन इधर तभी एक दिन शाम का टाइम होता है। उधर अखिलेश एक दिन जैसे ही नरेश के घर आता है तो उसकी पत्नी उषा को देखता, खूबसूरती देखकर वही दीवाना हो जाता है। होने के बाद हर दिन उषा के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन इधर पता हो जाता है कि इधर हमारा जो अपना दोस्त है नरेश मिश्रा अपनी पत्नी उषा के साथ काफ़ी मार पिटाई करता है। लेकिन जब जान पाता है तो उस दिन से मजबूरी का फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ साल 2019 का ही, वही लास्ट महीना होता है। उसी महीने में एक दिन अखिलेश के साथ खुद नरेश अखिलेश के घर जाता है। तभी उसकी एक अपनी भाभी होते हैं, उसी भाभी के साथ मौके पर दुष्कर्म करने की कोशिश भरपूर कर देता है। लेकिन अखिलेश के घर परिवार वाले आते हैं, छोड़ाते हैं, लेकिन मामला होता है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। यहाँ तक बढ़ जाता है कि इस मामला को लेकर अखिलेश का अपना भाई खुद थाने में पहुंच जाता है। नरेश को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने ले जाती है। लेकिन नरेश के कुछ अपने हितैषी होते हैं जो पैसे की बदौलत इधर अखिलेश को समझा बुझाकर नरेश को जेल से रिहा करवा देते हैं। लेकिन उस दिन से अखिलेश जो था अपने मन में ठान लेता है कि जिसने हमारे परिवार की बदनामी करवाई है उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए हम तबाह कर देंगे। लेकिन जब भी अखिलेश नरेश के साथ शराब पीने के लिए बैठता तो पीता भले, लेकिन हमेशा उसके मन में यही बैठा रहता कब मौका मिले, कब हम नरेश का काम तमाम कर दें। लेकिन वह मौका आ भी जाता है जब उसको पता चल जाता है कि नरेश अपनी पत्नी उषा मिश्रा के साथ काफ़ी बेलगाव पेश आ रहा है। तो उसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अब नरेश के घर इधर अखिलेश आना जाना शुरू कर देता है। आने जाने की वजह से इधर अपने आप को असहाय समझकर उषा जो होती है ठीक अखिलेश के करीब जाने की भरपूर कोशिश भी करती है। अखिलेश भी कोशिश करता है जानने के लिए। बातें शुरू हो जाते हैं। ऐसे ठीक बातें चलते चलते 6 महीने का वक्त निकल जाता है। लेकिन इधर अखिलेश की हिम्मत नहीं होती कि जाकर अपने प्यार का इजहार कैसे ना तैसे कर उषा के सामने कर दिया जाए। तभी दोपहर का टाइम उसी बीच जैसे ही अखिलेश घर में जाता है नरेश के, तो देखता है न नरेश है ना उसका अपना बेटा है। घर में दाखिल हो जाता है तो वहीं पर इधर उषा बैठी होती है। उषा को देखकर उसके करीब पहुंच जाता है, लेकिन
वहीं पर खूबसूरती देखकर बड़ी तारीफ कर देता है, जिसकी वजह से उषा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, कहने लग जाती, आज तक हमारा अपना पति हमारे इस खूबसूरती को दरकिनार कर दिया, ना जाने क्या उसको हो गया, हमारी ज़िंदगी से वह एकदम से रूठा हुआ गया है। यह बात भी वहीं पर अखिलेश सुनता, कहने लग जाता कि तुम्हारा पति तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे पति का हमारे गांव में एक लड़की उसी के साथ अफेयर चल रहा है। यह बात जैसे ही अब सुनती उसे और भन्ना जाते, कहने लग जाते कि इसी वजह से हमारे साथ खिलाफ रहते, हमारे बेटे के भी खिलाफ रहते हैं। अखिलेश सुनता है और वहीं बड़ी बात चढ़ाते हुए कहने लग जाता है कि उषा से, उषा देखो, आखिर वह तुम्हारे लिए अच्छा आदमी नहीं है। उषा भी कह देती, हाँ हमें पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। अखिलेश कह देता है कि हमें पता है तुम्हारे साथ रोज़ मार पिटाई करता, तुम्हारे बेटे के साथ। अगर तुम्हारे बेटे को अपना चाहता तो अपने प्रॉपर्टीज़ का आधा जो हिस्सा होता है तुम्हारे बेटे के नाम ज़रूर कर देता। वह आप लोगों को सिर्फ एक नौकर की तरह जानता है। यह बात जैसे ही उषा सुनती एकदम सनसनाहट करने लग जाती है कि हमें भी पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस आदमी से कैसे न कैसे चलकर हमें छुटकारा मिले। यह बात वहीं अखिलेश सुनता है, उसके मन को बड़ी तसल्ली मिलता, कहने लग जाता है कि जिस दिन से हमारी भाभी को उसने छेड़ा, तब से हम उसको हमेशा से अपने रास्ते से हटाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन भाभी आप तो कहती है तो एक बार आप भी कोशिश कर दे। यह बात जैसे उधर उषा सुनती, कहने लग जाती, कोशिश नहीं तुम ही कोशिश करो और हटाओ, चाहे जो करना पड़े। और जैसे यह बात अखिलेश सुनता, कहने लग जाता है, ठीक है भाभी जी हम तैयार हैं। लेकिन उषा कह देती है, अगर तुम तैयार हो तो काम कर दोगे तो हम तुम्हें इसके बदले 2 लाख रुपया दे देंगे। यह बात सुनता इधर अखिलेश शामिल हो जाता, लालच में आता और साथ में अपने मकसद के कामयाब करने का मौका भी पा जाता है। बड़ा अच्छा समय भी दिख जाता है, लगने लग जाता है यही बड़ा अच्छा सा मौका है। उषा की बात मान लेता है, उषा को भी लगने लगता है यही अच्छा सा मौका है, अपने पति को रास्ते से हटवा देंगे और प्रॉपर्टीज अपने नाम करवा देंगे, अपने बेटे के नाम करवाएंगे, ज़िंदगी अच्छा सा बनाएंगे। उषा और इधर अखिलेश दोनों मिलकर एक प्लान रखते हैं, बड़ा ही खतरनाक प्लान। उसी प्लान के तहत उषा जो होती है घटना से मात्र 1 दिन पहले ही मार्केट जाती है, एक तेजधार बड़ी तर्रार हथियार लेती है और लाकर वही हथियार इधर अखिलेश के हाथ में पकड़ा देता है। अखिलेश जब पकड़ता हथियार ले जाकर गांव के बाहर एक खेत होता है, उसी में ले जाकर उस हथियार को छुपा देता है और समय का अच्छे इंतज़ार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उषा के घर में उस समय काफ़ी पैसे होते हैं। क्योंकि ठीक कुछ ही महीने पहले इधर नरेश खुद अपना कुछ खेत का जो हिस्सा था उसको बेच दिया था, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी सारे पैसे आते हैं और उसी पैसे की बदौलत ना एक बोलेरो लेता है, बोलेरो को किराए पर चलाना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं कुछ पैसे पड़े होते हैं जिसमें लगभग 2 लाख रुपए होते हैं। सोचती है क्यों ना 2 लाख रुपए जाकर काम होने के बाद अखिलेश के हाथ में थमा दिया जाएगा और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जिएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश भी लालच में आ चुका होता है और इधर उषा भी अपने मकसद को कामयाब करने के लिए अपने काम पे लग चुकी होती है। लेकिन तभी 10 जनवरी 2022 का अब शाम का जैसे 7 बजे का आसपास टाइम होता है, तो अखिलेश विश्वकर्मा नरेश मिश्रा के मोबाइल पर कॉल करता, कहने लग जाता कि इस समय हम श्याम मिश्रा के खेत में बैठे हैं और काफ़ी सारे शराब की बोतलें लेकर बैठे हैं, तुम वहाँ पर आ जाओ और हम पार्टी करेंगे। और नरेश जैसी आवाज़ सुनता है अपनी पत्नी को बोल के निकल जाता है और वहीं जाकर श्याम मिश्रा के खेत में बैठ जाता है। और वहीं बैठकर पहले से ही इधर अखिलेश विश्वकर्मा काफ़ी सारे पैक बना चुका होता है और पैक उठाकर इधर नरेश के हाथ में पकड़ाता है और पैक के बिना रोक टोक के नरेश पीना शुरू कर देता है और ऐसे पैक लगाते लगाते कई सारे पैक लगा देता है। कुछ देर बाद इतने नशे में धुत हो जाता है कि नरेश उड़ते ही गिर पड़ता है। और इसी मौके का फ़ायदा देखकर इधर विश्वकर्मा जाता है खेत में जाने के बाद वहाँ रखा हुआ हथियार अपने हाथ में लेता है और लेकर अखिलेश नरेश के पास पहुँचता है और जब देखता है कि आदमी में पड़ा हुआ है और उसी के गले पर उसी हथियार से 4 बार वार करता है, जिसकी वजह से उसका धड़ और गर्दन अलग सा हो जाता है। अपने हाथ में सर लेता है, ले जाकर अशोक के खेत में डंप कर देता है और इधर धड़ को छोड़कर वहीं सुख चैन गोटिया के खेत में बाहर निकल जाता। सोच लेता है इसका सारा का सारा जो इंजाम होगा सुख चैन गोटिया के ऊपर आएगा, क्योंकि सुख चैन गोटिया का ही नरेश मिश्रा के साथ काफ़ी दिनों से रंजिश बना हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस का सारा शंका सुख चैन गोटिया के ऊपर आएगा। इधर बिना टाइम गंवाए अखिलेश विश्वकर्मा उषा के पास पहुंचता है और उसी हथियार को उसी के हाथ में देता है। उषा ले जाती है, उस हथियार को लेकर धो धाकर अच्छे से अपनी अलमारी में छुपा देती है। इधर अखिलेश विश्वकर्मा अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर अखिलेश विश्वकर्मा और साथ में उषा मिश्रा दोनों नाटक में शामिल हो जाते हैं।
और नरेश की बॉडी को सामने नाटक के तहत दोनों रोना शुरू कर देते हैं। और इसी नाटक के तहत इधर नरेश की जो पत्नी होती है उषा पहले से थाने में गई थी, लेकिन पुलिस के सामने जब सच्चाई कबूलती है और पुलिस जब सच्चाई सुनती है एकदम दहशत आ जाती है। पुलिस की जो टीम होती है दूसरी तरफ उषा को तो अपने थाने में ले आती है और साथ में उषा और इधर अखिलेश विश्वकर्मा दोनों को ले जाकर वहाँ के जबलपुर जो कोर्ट होता है उसी में पेश करते। पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके अब ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे अब डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।